हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोसिव इंग्लिश विथ राकेश सर। दोस्तों, हम लोग एक नया सेशन शुरू किए हैं इस चैनल के माध्यम से आपके लिए। वह हमारा क्या है, वोकेबलरी। अभी इससे पहले हम लोग तो ग्रामर पढ़ते चले आ रहे हैं दोस्तों, बट मैंने आपके लिए क्या किया, एक वोकेब का भी सेशन नया स्टार्ट किया हूँ और जिसमें 2 वीडियो आपके लिए अपलोड कर चुका हूँ, यानी कि 2 वीडियो आपके तक पहुँचा चुका हूँ। आज मैं आपके लिए 3rd वीडियो लेकर आया हूँ, यानी 3rd पार्ट ऑफ वोकेब, ठीक है ना, जिसमें हर पार्ट में हम लोग 10 वर्ड को सीखने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। आज के भी इस वीडियो में 10 वर्ड सीखेंगे और जो भी वर्ड है दोस्तों बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए आप वीडियो को आखिरी तक देखेंगे ताकि आप एक भी वर्ड मिस न कर सकें, ठीक है ना। यदि एग्ज़ाम क्रैक करना है दोस्तों तो फिर कंप्लीट रूप से आपको वीडियो देखना और पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। आइए, हमारा आज का पहला वर्ड है, वह है दोस्तों एबडक्ट। क्या है आज का हमारा फर्स्ट वर्ड? एबडक्ट हुआ। और यदि इस वर्ड की बात करें एबडक्ट की फॉर्म वाइज, यानी कि कौन सा फॉर्म होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा फॉर्म, तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्ब फॉर्म होगा दोस्तों। कौन सा फॉर्म होगा? वर्ब फॉर्म होगा, ठीक है, वर्ब फॉर्म होगा। इसका मीनिंग यदि देखा जाए, अर्थ देखा जाए, तो उसका मीनिंग या अर्थ क्या होता है? तो इसका मीनिंग या अर्थ होता है दोस्तों अगवा करना या फिर अपहरण करना। अगवा करना या अपहरण करना दोस्तों, ठीक है ना। ये तो हुआ इसका मीनिंग, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ है, मतलब इसका अर्थ क्या हुआ? अगवा करना, किसी को अगवा करना या फिर अपहरण करना। इसके सिनोनिम्स देखें तो किडनैप, कैप्चर, सबडक्ट, रेव या फिर एक और है रेव, है ना। तो ये सभी इसके क्या है, सिनोनिम्स है दोस्तों। सिनोनिम्स क्या है? तो पर्यायवाची, चलिए ठीक है ना। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी देखते हैं। इन सब का जितने भी वर्ड दिए हैं, किडनैप, कैप्चर, सबडक्ट, रेव का, इस सभी वर्ड का एक ही मीनिंग होता है और वह क्या होता है? अगवा करना या फिर अपहरण करना, ठीक है ना दोस्तों। चलिए आज अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक इसका एग्जाम्पल होता है रमेश tried to abduct Ramesh tried to abduct Mahesh, but his attempt went in vain. His attempt went in vain, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि रमेश ट्राइड टू एबडक्ट महेश। रमेश जो है सो महेश को किडनैप करने का, अगवा करने की कोशिश किया, बट लेकिन हिज अटेम्प्ट वेंट इन वेन, लेकिन उसका जो कोशिश था, प्रयास था, वो क्या हो गया? व्यर्थ चला गया, बेकार हो गया। सक्सेस या सफल कर सकते हैं, अपने प्रयास में नहीं हो पाया, ठीक है ना। इसलिए क्या हो गया? व्यर्थ हो गया। चलिए अगला वर्ड है हमारा दोस्तों क्या? अर्ज। अगला नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? अर्ज। अर्ज का मतलब क्या होता है? तो अर्ज का, यदि अर्ज को देखें दोस्तों, वह फॉर्म वाइज या फॉर्म वाइज देखा जाए तो यह वर्ब भी होता है और नाउन भी होता है। यह वर्ब भी होता है और नाउन भी होता है, ठीक है ना। अर्ज जो है सो वर्ब भी है या फिर कहें तो नाउन भी है, दोनों का काम करता है। इसका मीनिंग देखा जाए दोस्तों, इसका मीनिंग देखा जाए तो इसका मीनिंग होता है अनुरोध करना, अनुरोध
करना या फिर निवेदन करना, ठीक है ना। इसका मीनिंग क्या होता है? अनुरोध करना या फिर निवेदन करना, विनती करना दोस्तों, ठीक है। इसकी यदि देखा जाए सिनोनिम्स तो क्या? रिक्वेस्ट, एडजुरेशन, इंट्रेक्ट, सोलिसिटेशन, एपिक्लेसिस, ये सभी के सभी क्या हैं? एपिक्लेसिस, ये सब इसके सिनोनिम्स है दोस्तों। और इन सभी शब्दों का एक ही मीनिंग होता है, और वह क्या है? वह है हमारा अनुरोध करना या फिर विनती करना, निवेदन करना, ठीक है ना। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? डे बिफोर yesterday, day before yesterday I urged all viewers, day before yesterday I urged all viewers to be patient, धीरज रखना, ठीक है ना। इसका हिंदी क्या हुआ दोस्तों कि डे बिफोर यस्टरडे, कल जो बीत गया कल ना, उससे एक दिन पहले, यानी कह सकते कल से पहले मैं आई अर्ज्ड ऑल व्यूवर्स, मैं सभी व्यूवर से निवेदन किया था, विनती किया था क्या? टू बी पेशेंट, धीरज रखने के लिए, पैशन रखने के लिए ना, पैसेंस बोल सकते हैं, धैर्य रखने के लिए, कि क्या करो? धैर्य रखो। वीडियो आपके सामने आते रहेंगे, आपके पास पहुंचते रहेंगे, धीरे धीरे करके आते रहेंगे, आप उन्हें देखते रहो। पूरी वीडियो को देखना शुरू करो, पूरी वीडियो को देखा करो, ताकि आप कुछ सीख सको और इससे कुछ प्राप्त कर सको दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल हुआ। चलिए आज का फिर नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? कॉम्यूट। नेक्स्ट वर्ड क्या है? कॉम्यूट है दोस्तों। और कॉम्यूट को यदि देखा जाए तो ये वर्ब के अनुसार, फॉर्म के अनुसार यह वर्ब भी है और नॉन भी है। यह भी क्या है? वर्ब और नाउन दोनों ही होता है, ठीक है ना। इसका ऐसा कोई सिनोनिम्स नहीं है दोस्तों। मैंने बहुत सारा खोजा, मुझे क्या है सिनोनिम्स वैसा नहीं मिला, बट इसको एक सेंटेंस के तौर पे इसका मीनिंग मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और वह क्या है? अ रेगुलर जर्नी ऑफ सम डिस्टेंस, अ रेगुलर जर्नी ऑफ सम डिस्टेंस, एक नियमित यात्रा करना कुछ दूरी का, बिटवीन वंस होम, एक घर मतलब किसी का घर से, एंड प्लेस ऑफ वर्क, यानी कि किसी व्यक्ति को एक नियमित स्थान से, अपने घर से वर्क प्लेस तक कुछ डिस्टेंस, सम दूरी, मतलब कुछ दूरी को क्या करना? तय करना होता है, ठीक है ना। यानी कि आपका घर कहीं और है और वहाँ से अपने वर्क स्थल तक जाते हैं आप, तो इससे हम कह सकते हैं कॉम्यूट करना। क्लियर है? इसका मीनिंग देखें तो मीनिंग क्या होता है दोस्तों? इसका मीनिंग मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, चलो यहाँ पे लिखता हूँ। नियमित रूप से अपने घर से कार्य स्थल तक जाना, ठीक है दोस्तों। नियमित रूप से अपने घर से कार्यस्थल तक की यात्रा कर सकते हैं, तक की जाना यानी कि यात्रा, ठीक है। समझ में आ रही है बात? यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? तो ये क्या हुआ, मतलब एक नियमित रूप से, यानी कि अपने रेगुलर टाइम पे, रेगुलर और प्रॉपर टाइम पे डेली एक कार्यस्थल तक, अपने घर से वर्क प्लेस तक जाने की बात को हम लोग कम्यूट कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अब इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझते हैं।
The inauguration of the flyover will make easy to commute। ठीक है, क्या है दोस्तों? द इनॉग्रेशन ऑफ द फ्लाईओवर विल मेक इजी टू कम्यूट या मेक इजी द कम्यूट। ठीक है ना? इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? द इनॉग्रेशन ऑफ द फ्लाईओवर विल मेक इजी द कम्यूट, यानी कि जो फ्लाईओवर बन रहा है, फ्लाईओवर बनने का जो इनॉग्रेशन हुआ यानी कि उसकी शुरुआत कर दिया गया, जिस दिन वो फ्लाईओवर बन जाएगा तो वह कम्यूट को क्या कर देगा? आसान कर देगा दोस्तों। यानी कि वह अपने घर से वर्क प्लेस तक जाने में जो लोगों को कष्ट हो रहा होगा किसी रास्ते में, तो वहाँ पे मान लो कि एक और दूसरा रास्ता बन गया फ्लाईओवर, तो उस रास्ते के बनने से क्या हो सकता है? आपका यात्रा सुगम और अच्छा हो सकता है, सरल हो सकता है। ठीक है ना? चलिए, नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है दोस्तों? इंटरवेंशन। नेक्स्ट वर्ड इज इंटरवेंशन। और इससे जब हम इंटरवेंशन को देखें तो यह फॉर्म वाइज नाउन होता है, क्योंकि आप इसमें भी ऐसे भी पता कर सकते हैं कि लास्ट में ION लगा हुआ है, जिसके कारण यह नाउन बन गया। क्लियर है? नाउन है और इसका सिनोनिम्स होते हैं दोस्तों इंटरफेरेंस, इंटरवीन, इंटरपोजिशन, कॉग्निसेंस एंड ऑब्स्ट्रक्शंस। ठीक है ना? ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं और सभी का एक ही मीनिंग होता है, और वह मीनिंग क्या है? चलिए उस मीनिंग को भी हम लोग देख ही लेते हैं कि वह मीनिंग होता क्या है। तो वह मीनिंग होता है दोस्तों हस्तक्षेप करना। हस्तक्षेप करना, या फिर यूं कहें तो दखल देना, किसी के काम में दखल देना। ठीक है? ये इस शब्द का मीनिंग हुआ दोस्तों। क्लियर है? क्या हुआ? इन सभी शब्दों का एक ही अर्थ हुआ, हस्तक्षेप करना या फिर दखल देना। ठीक है ना? दखल करना। चलिए इसका मीनिंग देख लेते हैं। ये तो हो गया। अब इनका हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा? I don't like intervention I don't like anyone's intervention I don't like anyone's intervention या फिर इंटरफ्रेंस कर सकते हैं। इंटरफ्रेंस व्हेन आई रीड या स्टडी। ठीक है दोस्तों? क्या हुआ इसका मतलब? आई डोंट लाइक एनी वंस इंटरवेंशन या इंटरफ्रेंस, मैं किसी की दखल अंदाजी या हस्तक्षेप को पसंद नहीं करता हूँ। कब? व्हेन, जब आई रीड या स्टडी, जब मैं पढ़ता हूँ या फिर अध्ययन करता हूँ उस समय। यानी कि पढ़ने के क्रम में कोई व्यक्ति आकर बीच में हमारे काम में दखल दे, हमारे काम को में बीच में हस्तक्षेप करे, यह मुझे पसंद नहीं है। ठीक है ना? तो ऐसी बहुत सारे लोग की आदत होती है, तो वे आप ये सेंटेंस को यूज कर सकते हैं अपने लोगों को बोलने के लिए जो आपके काम में क्या करते हैं? दखल अंदाजी करते हैं, दखल देते हैं, हस्तक्षेप करते हैं। सिर्फ यहाँ पढ़ना ही नहीं दोस्तों, कोई भी काम में अगर कोई दूसरे कोई के द्वारा हस्तक्षेप किया जा रहा है जो आपको पसंद नहीं है, तो आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से इस पूरे वर्ड को एक बार ध्यान से देखेंगे आप, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर।
चलिए ठीक है दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। तब तक इन्हें मैं इरेज करता हूँ। चलो दोस्तों, तो हमारा अगला वर्ड क्या है दोस्तों? नेक्स्ट वर्ड हमारा है एबहॉरेंट। ठीक है, अगला वर्ड क्या है हमारा? एबहॉरेंट है, और इसके सिनोनिम्स हैं हाइडियस, डिस्पेकेबल, हेनस, एट्रोसियस, लोथसम, ऑडियस। ऑडियस का स्पेलिंग ODIOUS। ठीक है ना दोस्तों, ODIOUS, ऑडियस। ठीक है, एंड अगला है एक्सक्रेबल। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे ये टोटल सिनोनिम्स में, और इन सभी शब्दों का सिर्फ एक ही मीनिंग होता है दोस्तों। वह क्या होता है अभी देखते हैं हम लोग। और यदि इससे पहले यदि इसका फॉर्म की बात करें, पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये कौन सा है पार्ट फॉर्म, तो यह होता है दोस्तों एडजेक्टिव। क्या होता है ये फॉर्म वाइज देखें तो यह एडजेक्टिव है, और इसका मीनिंग देखा जाए दोस्तों, मीनिंग अर्थ, तो ये मीनिंग में होता है घिनौना। क्या होता है? घिनौना। ठीक है, या फिर घृणित। घिनौना या घृणित होता है। ठीक है ना, मतलब कोई भी चीज़ जो गंदा लगे, जिसको देखकर घिन नहीं कहते, घिन बरना, ऐसा थोड़ा हेट करना, नफरत, घृणा टाइप का, उस चीज़ों को, वैसा चीज़ जिसको आप पसंद ना करें, तो उससे हम कह सकते हैं घिनौना या घृणित। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। The alleged was accused of murder which the, ठीक है, the alleged was accused of murder which the court said was an abhorrent एक्ट। यहीं पे लिख दे रहा हूँ दोस्तों, एबहॉरेंट एक्ट। ठीक है ना, बात समझ आ रही है? शायद आप लोग को दिख रहा है ना। चलिए ठीक है, बोल रहे क्या? द एलिग्ड वाज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर विच द कोर्ट सेड वाज एन एबहॉरेंट एक्ट। यानी कि एलेग्ड का मतलब मैंने अब इससे पहले वाले पार्ट में बताया हूँ दोस्तों। इससे पहले पार्ट का आखिरी वर्ड हमारा यही था, एलेग्ड। ठीक है ना, यदि आप वीडियो को देखे होंगे तो आपको पता होगा, नहीं देखे होंगे तो आप उस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखेंगे। ठीक है ना, उसके आखिरी वर्ड यही था, एलेग्ड। द एलेग्ड वाज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर विच द कोर्ट, मतलब जो एलेग्ड का मतलब कथित रूप से आरोपी, जो कथित रूप से आरोपी था उसको क्या किया? एक्यूज्ड ऑफ मर्डर, जो मर्डर का आरोपी था। विच द कोर्ट सेड वाज एन एबहॉरेंट एक्ट, मतलब वह क्या है? जो व्यक्ति था जिसने मर्डर किया था, वह बिल्कुल कथित रूप से जो आरोपी था, उसको कोर्ट ने कहा कि यह एक घृणित काम है, घिनौना काम है, जो नहीं करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के लिए यह घिनौना काम है। इससे घृणित काम और कुछ नहीं हो सकता, जो किसी इंसान को यह काम नहीं करना चाहिए। क्या? मर्डर इत्यादि। ठीक है ना। चलिए, हमारा नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों, क्या वह नेक्स्ट वर्ड है? कर्ब। अगला शब्द हमारा है कर्ब। और यदि इस कर्ब का फॉर्म देखें तो यह वर्ब भी होता है और नाउन भी होता है, दोनों होता है ना, वर्ब और नाउन दोनों होता है दोस्तों। यदि इसके सिनोनिम्स देखें तो कंट्रोल, रिस्ट्रेन, ट्रेमल, रेस्ट्रिक्शंस, लिमिटेशंस, कंस्ट्रेंट। ठीक है ना, ये सभी के सभी क्या है? इसके सिनोनिम्स हैं। और इनका मीनिंग देखा जाए
हाँ, इससे पहले दोस्तों ये जो हमारे इसके ऊपर ये जो एबहरेंट वर्ड है ना, ये आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है, नहीं कि ये पूरे वर्ड क्या है, सबका सब महत्वपूर्ण है, बहुत ही अच्छे हैं ना, जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। और एबहरेंट कर्व को वर्ब या नॉन फॉर्म में होता है। इसका मीनिंग देखा जाए तो मीनिंग होता है दोस्तों नियंत्रित 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 करना, या फिर कह सकते हैं क्या, बाधा या रुकावट, बाधा या रुकावट। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग क्या हुआ, नियंत्रित करना या फिर बाधा या रुकावट कर सकते हैं। ठीक है, अब इन्हीं का एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल क्या होता है, द ओपनिंग of air space by the Pakistan government has removed the curved faced by airlines। ठीक है, बाय एयरलाइंस दोस्तों। चलिए अब क्या हुआ इसका मीनिंग, द ओपनिंग ऑफ एयर स्पेस बाय पाकिस्तान गवर्नमेंट, यानी कि एयर स्पेस का जो ओपनिंग था वो पाकिस्तान गवर्नमेंट के द्वारा क्या कर दिया गया, हैज़ रिमूव्ड, हटा दिया गया, द कर्व फेस्ड बाय एयरलाइंस, कौन सा, जो रुकावट, बाधा जो एयरलाइंस के द्वारा महसूस किया जा रहा था, यानी कि जो एक एयरलाइंस के रास्ते में बाधा बन रहा था, रुकावट बन रहा था, उसको क्या कर दिया गया, पाकिस्तान गवर्नमेंट के द्वारा ओपनिंग ऑफ एयर स्पेस के साथ क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया। ठीक है, चलिए अगला शब्द हमारा है दोस्तों रोस्टर। अगला शब्द क्या हमारा है, रोस्टर। और रोस्टर का मीनिंग क्या होता है, यदि इसको देखें फॉर्म वाइज तो यह होता है नाउन, फॉर्म वाइज यह नाउन होता है, और ऐसे इसका एक्चुअल कोई सिनोनिम्स नहीं है दोस्तों। इसका मीनिंग देखेंगे आपके सामने लिखा हुआ है, अ लिस्ट शोविंग टर्न ऑफ ड्यूटी और लीव फॉर इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अ लिस्ट शोविंग, एक ऐसा लिस्ट जो शो करता हो क्या, टर्न ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी की मतलब किसके बाद किसकी ड्यूटी है, ठीक है ना वो, या फिर छुट्टी की, किसकी छुट्टी कब है, ऑफ इंडिविजुअल्स किसी खास व्यक्ति का, या फिर कोई ग्रुप्स का, इन एन ऑर्गेनाइजेशन किसी भी संस्थान में कोई भी जगह पे। ठीक है, इसका मीनिंग हुआ। अब इसका ये देखते हैं फॉर्म वाइज देखें तो ये नाउन हुआ। अब इसकी मीनिंग को समझने की कोशिश करें तो मीनिंग होता है क्या दोस्तों, इसका मीनिंग होता है किसी स्थान के कर्मियों मतलब काम करने वाला ना, कर्मियों की छुट्टी या फिर यूँ कहें ड्यूटी का क्या, ड्यूटी की सूची दोस्तों। ठीक है, लिस्ट मतलब सूची, कोई भी संस्था में कोई भी जगह पे स्थान पे क्या है, कर्मियों मतलब जो काम करने वाले लोग हैं उनको छुट्टी कब है या क्या है, किसकी छुट्टी कब है या फिर किसकी ड्यूटी कब है, इसकी जो सूची होती है, लिस्ट होती है, उसी को हम लोग कहते हैं रोस्टर। ठीक है ना। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए,
एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू ठीक है, रोस्टर शुड बी मेड क्लियर। चलिए ठीक है दोस्तों, क्या हुआ, एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू के समय रोस्टर शुड बी मेड क्लियर, यानी कि जो ये कार्मिकों के काम करने के या छुट्टी का जो सूची होता है वह उसी समय क्लियर करना चाहिए, स्पष्ट कर देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला शब्द हमारा नेक्स्ट क्या है, वर्डिक्ट। अगला शब्द क्या है, वर्डिक्ट, और इसका फॉर्म वाइज देखा जाए तो ये होता है नाउन। वर्डिक्ट क्या होता है फॉर्म वाइज, यह एक नाउन होता है जिसका मीनिंग क्या होता है वो देखते हैं। उससे पहले इसके सिनोनिम्स देखिए, जजमेंट, डिसीजन, डिक्री, डिस्क्रिशन, प्रोनाउंसमेंट। ठीक है ना, ये सभी इसके सिनोनिम्स हैं और सब का एक ही मीनिंग होता है, वह होता है क्या, वह है एक ही मीनिंग है जो है क्या, फैसला। ठीक, एक ही मीनिंग क्या है वो है फैसला। ठीक है ना, चलिए अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल, everyone should be praised, everyone everyone praised the verdict, everyone praised the verdict given by the Supreme Court, given by the Supreme Court। ठीक है दोस्तों, क्या लिखा गया, एवरीवन प्रेज्ड द वर्डिक्ट गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसला को सबने क्या किया, सराहा, उसकी प्रशंसा की है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे कुछ वर्ड्स हैं जिनको आप ध्यान से देखिए। फिर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट वर्ड की ओर। चलिए दोस्तों, तो आगे हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है, चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, अगला शब्द हमारा है दोस्तों, आपके लिए लेकर आए हैं, जो वर्ड है क्या, रब्बल। ठीक है ना, अगला वर्ड है रब्बल, और इसको यदि सिनोनिम्स देखें तो होता है डेब्रिस, रिमेन्स, रियून्स, रिकेज या डिमोलिश। ठीक है ना, डिमोलिश का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो डिमोलिश का मतलब होता है ध्वस्त हो जाना। इसका हिंदी क्या होता है, डिमोलिश का हिंदी ध्वस्त। ठीक, डिमोलिश का हिंदी होता है ध्वस्त। और ऐसे इस पूरे रब्बल वर्ड जो है, इस वर्ड को देखा जाए फॉर्म वाइज तो इसका फॉर्म होता है नाउन। क्या होता है ये, फॉर्म में यह नाउन होता है ना, यह नाउन फॉर्म होता है। इसका मीनिंग होता है दोस्तों, मीनिंग क्या होता है, तो मीनिंग होता है मलबा। कहीं पे जैसे भूकंप वगैरह में कोई भी चीज़ दब जाता है तो उसको बाद में जब निकाला जाता है तो उससे हम लोग कहते हैं मलबा। ठीक है ना, तो यही होता है, इस रबल शब्द का फॉर्म होता है नाउन, यानी नाउन फॉर्म में होता है। इसके सिनोनिम्स होते हैं डेब्रिस, रिमेन्स, रियून्स, रिकेज, डेमोलिश। डिमोलिश का अलग हिंदी देखें तो उसका मतलब ध्वस्त होना, टूट जाना, गिर जाना। ठीक है ना, अब इस पूरे वर्ड का मीनिंग देखें, रब्बल वर्ड का मीनिंग तो क्या होता है, मलबा। अब इसका एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, आपके सामने लिखा हुआ है, इन द अर्थक्वेक, अर्थक्वेक में यानी कि भूकंप में, मैनी पीपल डाइड, बहुत सारे लोग मर गए। ठीक है, बट ही सर्वाइव्ड, लेकिन वो क्या किया, जीवित रह गया,
फॉर 3 days, कितने दिनों तक, 3 दिनों तक, इन द रबल, उस मलबे में दबे वो 3 दिन तक रह गया, मरा नहीं। या फिर कह सकते हैं डेब्रिस में, ठीक है ना, या फिर रिकेज में। ये सब का मतलब एक ही है कि वो मलबे के अंदर 3 दिन तक बचा रह गया, जबकि बाकी बहुत सारे लोग क्या हो गए, उस अर्थक्वेक में मर गए, ठीक है ना। ये हमारे इस वर्ड का मीनिंग था। अगला वर्ड हमारा दोस्तों क्या है, डिफेमेशन। डिफेमेशन, और डिफेमेशन का अगर देखा जाए फॉर्म वाइज, तो ये डिफेमेशन फॉर्म वाइज यह एक नाउन है। क्या है, एक नाउन है दोस्तों, ठीक ना, नाउन है। और इसका जो सिनोनिम्स होते हैं, स्लेंडर, लेबल, कलमिनी, ठीक है, कमली, कैल्मी, एस्पेरसन्स, डेनिग्रेशंस, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। और इनका यदि मीनिंग देखा जाए, अर्थ देखा जाए, तो अर्थ होता है दोस्तों, मीनिंग होता है क्या, मानहानि। मानहानि, इसका अर्थ क्या होता है, मानहानि। और यह डिफेमेशन जो शब्द है दोस्तों, यह वर्ड की बात करें तो यह जो शब्द है वह बना किस शब्द से है, तो यह बना है फेम शब्द से। किस शब्द से बना है, फेम शब्द से वह बना हुआ है, इसकी रचना फेम वर्ड से हुआ है, ठीक है ना। तो इसका हिंदी हो गया मानहानि। अब देखिए, मानहानि यानी कि किसी की इज्जत प्रतिष्ठा का नुकसान पहुंचाना, ठीक है, बेवजह के उस पे कुछ गलत आरोप लगा देना, जो कि सच में वैसा कुछ किया नहीं है, और उसकी इज्जत को बर्बाद करना ही कहलाता है मानहानि। एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज चार्ज विथ डिफेमेशन इन द पब्लिक मीटिंग। उसको क्या कर दिएगा, मानहानि के लिए, मतलब मानहानि के साथ उसको पब्लिक मीटिंग में चार्ज किया गया, ठीक है ना, उस पर यह चार्ज लगाया गया, मानहानि का चार्ज। ऐसे बहुत सारे पार्टी में देखते होंगे, मतलब ये जो पॉलिटिकल पार्टी होते हैं, वह हर एक पार्टी दूसरे पार्टी को क्या करते रहता है, हमेशा डिफेम करते रहता है, उसके मानहानि को नुकसान पहुंचाता रहता है, मानहानि का आरोप हमेशा लगाता रहता है, मेरे खिलाफ ये कहा गया, मुझे ये गलत तरीके से कहा गया, बहुत सारा चीज़ आरोप करते रहते हैं, एक दूसरे का आरोप प्रतिरोप करते रहते हैं। ये पॉलिटिकल पार्टी का तो एक कह सकते हैं आदत ही होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमारे आज के वर्ड थे दोस्तों, आप इनको ध्यान से एक बार देखिए, फिर आज के इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करेंगे। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो भी फिर अच्छा लगेगा, और ये सारे जितने भी मैंने वर्ड दिया, सभी वर्ड आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, सबको आप ध्यान से पढ़ेंगे और याद करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। और उन्हें नोट कॉपी में ज़रूर लिखेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार, जितना टाइम आप कर सकते हैं उसको प्रैक्टिस रिवाइज, उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा और आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। तो आज इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को देखते रहेंगे, ठीक है ना। यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तथा बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ताकि आप पहले नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।